चांदा साहिब डुप्ले के पास गए और डुप्ले को कहा कि डुप्ले, मेरा साला तो पागल है, वो तो उधर अंग्रेजों के पास गया है तुम्हारे खिलाफ, यदि तुम मुझे नवाब बनाओ कर्नाटक का तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार। डुप्ले ने कहा यार आपको नवाब बनाने की आवश्यकता क्या, तो नवाब हो, नाम क्या कि चांदा साहिब लगा हुआ आपके, पक्का हमारा समर्थन है। उधर एक रियासत साउथ में और पड़ती थी हैदराबाद। दो चाचा भतीजा आपस में लड़े, चाचे का नाम नासिर जंग, भतीजे का नाम मुजफ्फर जंग। जब नाम में ही जंग लगा हुआ है तो जंग करेंगे। और चाचा भाग के अंग्रेजों के पास चला गया, नासिर जंग भाग के अंग्रेजों के पास चला गया। ऑब्वियस सी बात है, मुजफ्फर जंग किसके पास जाएगा? डुप्ले। डुप्ले को मजा आ गया, वो पॉलिटिकल एम्बिशियंस बंदा था, एक साम्राज्य विस्तार करना चाहता था फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो चाहता था कि यदि पॉलिटिकल कंट्रोल मिल जाए तो बिजनेस और ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है, टैक्स वैक्स अपने हिसाब से लगाएंगे साउथ में। ये वो दौर था जब मुगलों का नियंत्रण वैसे ही समाप्त हो रहा था, इसलिए रियासतें आपसी संघर्षों की शिकार, षड्यंत्रों की शिकार हो रही थी। अब गुट बन गए, अंग्रेजों की तरफ अनवरुद्दीन और नासिर जंग है, फ्रांसीसियों की तरफ चांदा साहिब और मुजफ्फर जंग है। मैं यदि कहूं कि दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण भारतीय रियासतों का आंतरिक संघर्ष था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे थे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में, इस वजह से अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को हाथ धोने का मौका मिल गया। तो पहले युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष था, पर दूसरे युद्ध के कारण भारतीय रियासतों का आंतरिक संघर्ष था। कौन सी रियासत? कर्नाटक। कौन कौन लड़ रहे हैं? चांदा साहिब साथ कौन दे रहा है? फ्रेंच। अनवरुद्दीन के खिलाफ लड़ रहे हैं, साथ कौन दे रहे हैं? ब्रिटिशर्स। हैदराबाद कौन कौन लड़ रहे हैं? मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। मुजफ्फर जंग का साथ कौन दे रहे हैं? फ्रेंच। नासिर जंग का साथ कौन दे रहे हैं? ब्रिटिशर्स। कुल मिला के दो गुट है, एक गुट में है अंग्रेज नासिर जंग और अनवरुद्दीन, वर्सेस एक तरफ फ्रेंच मुजफ्फर जंग और इधर अनवरुद्दीन के साथ में कौन हो जाएगा? चांदा साहिब। ये साले बनोई है, वो चाचा भतीजा है। गुट बना हुआ है अंग्रेजों का, नासिर जंग का, अनवरुद्दीन का, फ्रेंच का, मुजफ्फर जंग का, चांदा साहिब का गुट बना हुआ है। गुटों में लड़ाई हुई और एक युद्ध हुआ, अंबूर का युद्ध, 1749 में बैटल ऑफ अंबूर। अंबूर में अनवरुद्दीन मर गया। ऐसे अंबूर ऐसे अनवरुद्दीन, काम आ गया इस युद्ध में। थोड़े दिन बाद एक और झड़प, कोई छोटी मोटी झड़प हुई, उसमें नासिर जंग मर गया। कौन कौन मर गए? अनवरुद्दीन भी मर गया और नासिर जंग भी मर गया। मैं वापस पीछे दिखाता हूं आपको। अनवरुद्दीन मर गया, नासिर जंग मर गया। अंग्रेजों के बुरे दिन चल रहे हैं। पहले कर्नाटक युद्ध में हारे और इस बार जिन दो का साथ दिया वो दोनों मर गए। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित किया और चांदा साहिब को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया। डुप्ले अपने पॉलिटिकल कैरियर के पीक पर पहुंचा हुआ है, कठपुतलियां नचा रहा है। नपथ्य में बैठा हुआ वो फ्रांसीसी सेनापति, जो चाल चल रहा था वो तमाम चालें उसकी सफल हो रही थी। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग उन्होंने जीता, मुजफ्फर जंग के साथ में वो सहायक संधि करते। हुआ क्या, मैं वापस बताता हूं। इधर जैसे नासिर जंग मर गया तो उसका बेटा हुआ करता था मोहम्मद जंग। मोहम्मद जंग भाग के अंग्रेजों के पास गया और उसने अंग्रेजों को जाकर, कर क्या रहे हो रे, तुम्हारे साथ जो आता है वो मर जाता है। पापा मर गए, उधर बेचारा वो अनवरुद्दीन मर गया। अंग्रेजों का भाई ठार ठार खावनो यार, बुरे दिन चल रहे हैं हम समझते हैं, पर यार धीरज, हथेलियों में सरसों नहीं उगती। उसने कहा धीरज यार, कितना धीरज करें। उनका तू बैठ, पक्का तेरे को हम बनाएंगे, हम गारंटी देते हैं, रहे तू यहां पे। तो मोहम्मद जंग अंग्रेजों के पास चला गया। उधर कर्नाटक में उन्होंने चांदा साहिब को राजा बनाया,
इधर हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को बनाया, पर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को कहा कि मुजफ्फर जंग, सपोज दैट, मान ले हम यहां से जाएं, राजा बनाया, राजा बनाते ही मुजफ्फर जंग ने कहा कि साहब लंबा लंबा जुआ डाया आपने, पधारो, मारी हेल्प करी, घणो घणो धन्यवाद आपने, खर्चो बीजो लाग्यो तो हेंग देवा हूं थान, अब आप जाइए अपने पौंडीचेरी। और डुप्ले ने कहा कि मान ले हम यहां से जाएं और मोहम्मद जंग अंग्रेजों की बड़ी सेना लेकर आ जाए तो? मुजफ्फर जंग ने कहा थूक थूक मुंह से, कलजीबा नहीं बोलना आपने, ना ना जीभ काली तो नहीं है, जीभ दिखाते ना। डुप्ले ने कहा जीभ गोरी है उसकी कोई बात नहीं, पर हो सकता है ना ऐसा, हो जाए तो तुम क्या करो? उसने कहा फिर तुम जाओ मत, फिर यहीं रहो, भाई है ना मेरा, यहीं रहेगा, अपन मेरे साथ ही रहेगा। डुप्ले ने कहा देख यार, घर बार लुगाई टाबर पीछे काम धंधा हमारे, ये तेरे साथ रहने तो कैसे पार पड़ेगी? पर मैं एक काम कर सकता हूं, मैं मेरी एक आर्मी की टुकड़ी यहां पे छोड़ के चला जाता हूं, ये तेरा ध्यान रख लेगी। मुजफ्फर जंग ने कहा ठीक। क्या इसकी सैलरी? उसने कहा मैं जगह दे दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। ऐसी जो भी संधियां जिनमें कोई कहता है कि तुम मुझे सैनिक सहायता दो, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा, उनको सब्सिडरी अलायंस कहा जाता है, सहायक संधियां, सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधियां कहा जाता है। तो मुजफ्फर जंग अंग्रेजों के साथ में, सॉरी फ्रांसीसियों के साथ में सहायक संधि करता है। और सहायक संधि में क्या कहता है कि तुम सेना छोड़ दो, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा। डुप्ले अपनी सेना छोड़ गया, डुप्ले जिस कमांडर को छोड़ गया उसका नाम था बुस्सी। बुस्सी को कहा कि बुस्सी, जैसी कोई ताजा या बुस्सी रोटी तेरे को मिल जाए वो खा लेना, तू यहां पर बैठा रहे। बुस्सी ने कहा जो हुक्म मेरे आका, मैं इधर बैठा रहूंगा, चिंता ही मत करवा। मुजफ्फर जंग ने कहा कि हैदराबाद के पास में कृष्णा नदी है, उसने कहा कृष्णा नदी के दक्षिण वाला जितना भाग है ये डुप्ले तुम्हारा, तुम ठाकर हो अब इस इलाके के, चिंता ही मत करो। डुप्ले ने कहा ठीक। उत्तरी सरकार का, उत्तरी सरकार जो लगता है तट सरकार, तट जो है उसके पास का भी कुछ क्षेत्र वो फ्रांसीसियों को दे दिया। बड़े तौर पे कृष्णा नदी का दक्षिणी भाग डुप्ले को दे दिया था उसने, या फ्रेंच को दे दिया था, और फ्रांसीसियों ने अपनी एक आर्मी वहां पर रख दी। सिस्टम क्या कह रहा है? कर्नाटक में चांदा साहिब राजा बने बैठे अरकाट में, इधर जो आपके मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में राजा बना दिया उन लोगों ने, अपनी आर्मी उसकी सहायता के लिए छोड़ दी, उसने इसके बदले में इनको एरिया दे दिया, क्षेत्र दे दिए। अंग्रेजों को लगे कि यार बदला तो लिया जाना चाहिए, पर लें कैसे? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का एक ऑफिसर हुआ करता था यहां पे, वो दिमाग लगाता है कि यार हैदराबाद में तो फ्रेंच आर्मी पड़ी है, इसलिए हैदराबाद में तो अटैक किया तो पार नहीं पड़ेगी, पर अरकाट में तो चांदा साहिब अकेले ही है, उनके साथ में फ्रेंच आर्मी है नहीं। एक दिन अचानक अपने मात्र 210 सैनिकों की सहायता से वो अंग्रेजों का बहादुर सेनापति रॉबर्ट क्लाइव अरकाट का घेरा तोड़ देता है, अरकाट पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। केवल 210 सैनिकों ने राजधानी अरकाट पर कब्जा कर लिया था, याद रखना इस बात को। इंग्लिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव along with 210 soldiers captured अरकाट। अब स्थिति चेंज, कर्नाटक में फ्रेंच आ गए, उधर जरूर फ्रांसीसियों का बंदा बैठा हुआ है। 210 सैनिकों के साथ अरकाट जीत लिया। यहां से फ्रेंच के लिए एंटी क्लाइमैक्स शुरू होता है। यह समाचार फ्रेंच जब हारे, इनके हाथ से कर्नाटक निकला, तो यह समाचार फ्रांस देश पहुंचे, पेरिस पहुंचे। पेरिस वाले पहले जब डुप्ले के पास फोन करते थे भाई डुप्ले क्या चल रहा है, डुप्ले का तो सब मजे हैं। इस बार डुप्ले ने रुपए भेजने बंद कर दिए, क्योंकि रुपए तो युद्धों में लग रहे इधर, सारे हथियार खरीदने में, सेना को देने में। तो डुप्ले क्या हुआ, पैसे वैसे कैसे नहीं भेज रहे? डुप्ले ने कहा थोड़ी उगाई हुई नहीं भेजता हूं, बिजनेस चल जाए थोड़ा। किसी ने समाचार भिजवाया कि साहब माइनस में है खाता, सरकारी कामकाज तुम्हारा तुम ध्यान देते हो नहीं, ये डुप्ले लड़ाइयां करता है, तुम्हारे कोई बिजनेस नहीं करता है। और फ्रांसीसियों को जब इस बात का पता चला तो उनका डुप्ले वापस आओ, उन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिया और यहां पर एक नया बंदा भेज दिया, गोडेहू। तो डुप्ले की जगह एक नया गवर्नर बना के भेजा उन्होंने, गोडेहू को। नाम ही गोडेहू है, तो आधे गोडे टेके इसने, तो इसने आका रहने दो, अपने शांति कर लेते हैं। और इसने अंग्रेजों का ठीक हुआ, उसके पीछे धूड़ फेंको, अपने तो संधि कर लो। अंग्रेजों ने कहा अब हम जीत रहे हैं, हमारी शर्तों पे संधि होगी। उसने ठीक है अब जो भी
हमेशा जो पक्ष हावी रहता है ना, वो ये चाहता है कि संधि अगले की टेरिटरी में हो, ताकि कह सकेंगे हमने घर में घुसकर मारा था। हावी अंग्रेज, हार कौन रहे? एक तरीके से फ्रेंच का घर कौन सा? पांडिचेरी। तो उन्होंने गोडेहू को पांडिचेरी में साइन करवाया, यहां कर लिख, नाक टिका यहां पे। गोडेहू ने कहा ठीक है यार, जाओ, अब जो हुआ मैं आगे नए सिरे से देखूंगा। तो पांडिचेरी की संधि भी 1755 में, मामले को रफा दफा कर दिया गया। वैसे लड़ाइयां इनकी दूसरों की लड़ाइयां थी। उधर कहते हैं कि हैदराबाद में मुजफ्फर जंग भी हालांकि थोड़े दिन बाद मर गया था, वहां एक नया आदमी फ्रांसीसियों ने बना दिया था, सालार जंग को वहां पर राजा बना दिया था। पर कुल मिला के यहां पर फ्रांसीसियों को थोड़ा नीचा ही देखना पड़ा। शुरुआत में ड्रॉ लग रहा था मैच, फ्रांसीसी जीत रहे थे, लेकिन बाद में फ्रांसीसियों को हारना पड़ गया था। तो पहले युद्ध में जहां फ्रांसीसी जीतते हैं, दूसरे युद्ध में वहीं फ्रांसीसियों को संधि करनी पड़ गई थी। 2 युद्ध हो गए। पहला युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की वजह से शुरू हुआ। दूसरा युद्ध इसलिए शुरू हुआ कि भारतीय रियासतों में आपस की लड़ाई चल रही थी, डुप्ले उन रियासतों के अंदर फंस गया था। तीसरा, हमने कहा कि 3 की बात करेंगे। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि पहले युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष था, इस बार युद्ध का कारण है कनाडा। कनाडा पर अंग्रेज कहे हमें कब्जा करना, फ्रेंच कहेगी क्यों, तुम ही थोड़ी, हम भी तो कब्जा कर सकते हैं। वो कहे हमें कब्जा करना। कनाडा पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में 7 साल लड़ाई चली थी। 1756 टू 1763, 1756 से 1763। किस किस के बीच में? अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में। कहां पर कब्जा करने के लिए? कनाडा पर कब्जा करने के लिए। कितने साल तक लड़ाई चली? 7 साल लड़ाई चली। कब से कब तक? 1756 से 1763। मैंने बताया कि दुनिया में जिस किसी भी जगह पर अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई होती, तो दुनिया में वो और जहां जहां रहते थे वहां भी आपस में भिड़ जाया करते थे। और कहां? यहां पर बैठे हुए अपने, यहां पर भी आपस में गुत्था, मद्रास पांडिचेरी आपस में लड़ पड़े। साउथ में ही है, दोनों पास पास में तो वही है। हालांकि बाकी जगह भी थे, पर मुख्य अड्डे तो वही है, पांडिचेरी है उनका। पांडिचेरी के पास में अंग्रेजों का मुख्य अड्डा कौन? साउथ में, मद्रास। तो तीसरा युद्ध शुरू हो गया। रीजन लिखा हुआ है, कॉज लिखा हुआ है, 7 ईयर्स वॉर। याद रखना भाई, कोई सिंपल भी है ना, आपसे 7 ईयर्स वॉर पूछ सकता है। मुझे याद है मेरे से एक बार आरपीसी वालों ने इंटरव्यू में पूछ लिया था कि 7 ईयर्स वॉर कब से कब के बीच में हुआ था, तो सन भी याद रखना, 1756 टू 1763। किस पर कब्जा करने के लिए? कनाडा पर कब्जा करने के लिए। किस किस के बीच में? इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में। और बाकी लड़ाइयां याद तो रहे नहीं रहे। एक युद्ध याद रखना, इसका एक निर्णायक युद्ध है, बैटल ऑफ वांडीवास। 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास होता है अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति गया था उसका नाम था आयरकूट। लोहार, आयरन को कूट कूट के सीधा करने वाला वो व्यक्ति आयरकूट नाम था। फ्रेंच की तरफ से 2 सेनापति है, एक लाली ने एक बुस्सी। 2 आदमी अलग अलग है भाई, एक है लाली ने एक है बुस्सी। आप मुझे नाम देख के बता दो कि इनमें से कौन जीतेगा। आपको नाम से लगेगा कि साहब आयरकूट, उसने कूटा लाली को और बुस्सी को पकड़ के, दोनों को, लेडीज आइटम दोनों, लाली बुस्सी आगे इधर मेरे से लड़ने के लिए, और ढंग से डिसाइसिवली इस बैटल ऑफ वांडीवास के अंदर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बहुत ढंग से हरा दिया था। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने निर्णायक जीत हासिल की और उन्होंने पांडिचेरी सब कब्जे कर लिया ना। भागो यहां से, तुम्हारे सारे इलाकों पर हमारा कब्जा है, पुदुचेरी तक पर भी कब्जा कर लिया। इतने में कनाडा में जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो गई और फाइनली अंग्रेजों का कनाडा पर कब्जा हो गया। अंग्रेज जीते वहां भी, तो उन्होंने फ्रांसीसियों का साइन करो कि कनाडा हमारा है। फ्रांसीसियों का कर देंगे यहाँ नहीं, तुम्हारे घर में जाके, ताकि हम बता सकेंगे साहब पेरिस में जाके साइन करवाए थे। और इनके बीच में वहां पर पेरिस की संधि होती है। जब पेरिस की संधि हुई थी इस बार फ्रेंच रोए कि वो बाकी सब तो ठीक है, पर हमारा तो पांडिचेरी भी ले लिया, जितने इंडिया में टेरिटरी थी वो सारी ले ली हमारी। तो अंग्रेजों का ना ना ना, अंग्रेजों का ध्यान पूरा उधर लगा, उनको पता ही नहीं इंडिया वाले कुटीज गए आपस में। ऐसा तो नहीं, हमने तो नहीं सुना। अरे हुआ है, पूछो आप। तो अंग्रेजों ने एयरकूट को फोन किया, एयरकूट कहाँ है? एयरकूट ने कहा सर मद्रास। उनका लाइव लोकेशन भेज, करंट लोकेशन अभी व्हाट्सएप, फटाफट लोकेशन है पांडिचेरी की। उसे भाई साहब किधर हो? उसने कहा वो बीच में फ्रेंच थोड़े पंगे ले रहे थे तो मैंने पांडिचेरी पे कब्जा कर लिया।
अब अंग्रेजों का दे दो यार, वापस दे दो। अंग्रेजों, यहां वाले इंडिया वाले अंग्रेजों का दे देंगे, और वो बंगाल वाला नहीं देंगे, चंद्रनगर। बंगाल आप नहीं जानते, बंगाल बहुत अच्छी चीज है, ठीक है चंद्रनगर रख लो, बाकी दे दो। तो अंग्रेजों ने चंद्रनगर तो रख लिया था, बाकी वाली जो बस्तियां थी वो उनको लौटा दी थी। हालांकि बाद में काफी सालों बाद में एक और संधि हुई, बाद में चंद्रनगर भी दे दिया था, पर शुरुआत में इस संधि में तो चंद्रनगर को छोड़कर अन्य जो बस्तियां थी वो तो फ्रांसीसियों को लौटा दी थी, ये वाली रख ली थी। 1760 का जो वाड़ीवास का युद्ध है, अपने याद रखने वाली चीज यही है। क्या किस्मत है, आप देखिए कि 1759 के वेदरा के युद्ध में अंग्रेज डचों को हटाकर बाहर कर देते हैं, और 1760 के वाड़ीवास के युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकालने में सक्षम हो जाते हैं। दो युद्ध, अंग्रेजों की दो राइवल कंपनीज लगातार दो युद्धों में बाहर हो गई। 1759 वेदरा, 1760 वाड़ीवास। मैंने जब मॉडर्न इंडिया शुरू की तो मैंने कहा कि मॉडर्न इंडिया का सिलेबस 1750 के बाद शुरू होता है। मैंने यह भी कहा कि वास्तव में तो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद उसे शुरू करना चाहते हैं। आप ये दोनों युद्ध याद कर लेना। 1759 वेदरा का युद्ध, डचों को बाहर निकाला है रॉबर्ट क्लाइव ने। 1760 वाड़ीवास का युद्ध, आयरकुट, लाली और बुस्सी को पीट कर रख देता है। फाइनली अब पूरे भारत के एक छत्र सम्राट अंग्रेज थे, वो विदेशी कंपनियों को बाहर निकाल चुके थे। अब केवल उनको भारतीय शत्रुओं पर, भारतीय रियासतों पर कब्जा करना था। और भारतीय रियासतें जब ये आपस में लड़ रहे थे तब इतनी अनभिज्ञ, इतनी अनजान बनी हुई थी कि आगामी शत्रु का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। मुगल साम्राज्य भरभरा कर गिर रहा था। कोई नादिर शाहों और अहमद शाह अब्दालियों के हमलों से भारत तहस नहस हो रहा था। मराठे दक्षिण में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे थे। राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। उसमें दो कंपनियां चुपचाप आपस में लड़ भिड़ कर अपना व्यापार बढ़ाने में लगी हुई थी, और उसमें एक कंपनी को जीत मिली, वो अंग्रेज थे। बड़ी सोचने वाली सी बात आती है कि वाई ब्रिटिशर्स, अंग्रेज ही क्यों जीते, फ्रेंच क्यों नहीं जीत पाए इन युद्धों के अंदर। स्मिथ एक इतिहासकार हुए हैं, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अंग्रेजों के पास में दो चीजें थी जो उन्हें फ्रांसीसियों पर लीड दिलाती है। क्या? एक तो अंग्रेजों की नेवी, एक अंग्रेजों का बंगाल। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल के इकोनॉमिक रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाते हैं। वो जो धन मिला था ना उनको वहां से, वो बहुत बड़ी बात थी। जब फ्रांसीसियों के साथ वो लड़ रहे थे, हम आगे पढ़ेंगे कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने उनको केवल फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। तो अंग्रेजों को जहां बंगाल से जन और धन दोनों मिल रहे थे, वहीं लाली और बुस्सी अपने सैनिकों को ढंग से खाना भी नहीं खिला पा रहे थे। स्मिथ कहता है कि वो लोग जिनकी नेवी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और उनके पास बंगाल और आ गया हो, अब डुप्ले और लाली बुस्सी तो छोड़िए, यदि खुद सम्राट नेपोलियन या सिकंदर महान भी आ जाते धरती पर वापस, तो भी अंग्रेज नहीं हारते। अब अंग्रेज जीत नहीं थे। मेरियट का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, जब मेरियट कहता है कि डुप्ले भारत की चाबी मद्रास में ढूंढ रहा था, पर भारत की चाबी बंगाल में थी। क्लाइव ने उसे बंगाल में ढूंढा और भारत को प्राप्त कर लिया। डुप्ले ने अपना पूरा फोकस मद्रास जीतने में लगा दिया था। अंग्रेज उसी दौरान बंगाल के नवाबों को अपने अधीन करके बंगाल की अपार संपत्ति, गंगा के मैदान की विपुल धनराशि अपने कब्जे में कर रहे थे। नेवी, बंगाल, एक कारण जो मैंने बताया
फ्रांसीसियों की कंपनी सरकारी कंपनी थी, अपने आप चल रही थी, ये प्राइवेट कंपनी थी, एक एक चीज का ध्यान रखा जा रहा था। इधर रॉबर्ट क्लाइव, आयरकूट जैसे बेहतरीन सेनापति मिले, लाली बुस्सी इनकी बराबरी नहीं कर पा रहे थे। डुप्ले योग्य था, पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अपने को जबरदस्ती संघर्षों के अंदर उसने उलझा लिया था, और डुप्ले को वापस बुलाना तो फ्रांसीसियों की और बड़ी भूल थी। कोडेहू परिस्थितियों को यहां पर समझ ही नहीं पाया था। डुप्ले यहां पर व्यापार पर ध्यान कम दे रहा था, राजनीतिक षड्यंत्रों में ज्यादा भाग ले रहा था। अंग्रेज बाणीय थे, पूरा का पूरा फोकस व्यापार पर था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप याद रखना है 3 युद्ध और 3 युद्धों क्या रहा, बेसिकली ये 2 बड़ी बातें, 1759 वेदरा और 1760 वाड़ी वास्तु याद रहे आपके। 2 एक बातें और लिखी हुई है, ये बड़ा कैसे होगा, ये भाई 2 एक बातें और लिखी हुई। मुझे याद एक बार कोई आईएएस के एग्जाम के अंदर पढ़ा था कि क्या पौंडीचेरी पर केवल अंग्रेजों ने कब्जा किया था, इसके अलावा कभी कोई कब्जा नहीं कर पाया? तो हम पढ़ते हैं कि नहीं साहब, डचों ने भी एक बार 1693 कि अंग्रेजों ने डचों ने भी 1693 में एक बार पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में उनके भी फ्रांसीसियों और उनके बीच में एक समझौता हो गया था, रिजविक समझौते के द्वारा दोबारा लौटा दिया गया था। तो पौंडीचेरी पर एक बार तो अंग्रेज कब्जा करते हैं और एक बार आपके डच भी कब्जा कर लेते हैं। अंग्रेजों ने आपके पेरिस की संधि के बाद वापस लौटाया था, डच रिजविक समझौते के बाद वापस लौटा देते थे। ऐसा कभी कोई स्टेटमेंट आए तो याद रहे। जब पौंडीचेरी नाम दिमाग में आता तो अपने लगता है पौंडीचेरी के पास तो केवल फ्रांसीसी थे और कोई नहीं थे, पर पौंडीचेरी के बहुत पास में अंग्रेजों की फैक्ट्री हुआ करती थी जिसका नाम था फोर्ट सेंट डेविड। तो कभी कोई पूछे कि पांडिचेरी के समीप फोर्ट सेंट डेविड किसकी फैक्ट्री थी, और अपने को लगे पांडिचेरी के पास है तो फ्रांसीसियों की होगी, तो थोड़ा सा रुकना, समझना कि नहीं, सर ने बताई थी कि एक फैक्ट्री अंग्रेजों की भी थी पांडिचेरी के पास में, और वो फैक्ट्री कौन सी है, फोर्ट सेंट डेविड है। अब तक की क्लासों में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार अंग्रेज हमारे देश के यूरोपियंस हमारे देश में आए और फाइनली उनके अंदर लड़ भिड़ के एक कंपनी बची जो कि अंग्रेज थे। आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने भारतीयों को किस प्रकार से डील किया। थैंक यू।